नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पिछले वीडियो में हमने द्विवेदी युग को कवर किया था और आज के वीडियो में हम छायावाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांतप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने कहा था कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया। यूं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा आदि। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। इनमें से एक तरफ कवि दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। पहली काव्य पंक्ति है विपुल मणि रत्नों का छविजाल। दूसरी पंक्ति है जीवन का लेकर नौ विचार। तीसरी पंक्ति है सुमन हृदय में सेज बिछाते। और चौथी पंक्ति है सुनता बसंत में उपवन में कलि कुंजित पिक। तो इसमें जो सी है सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, एक साथ मिल जाएगा आपको सब। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, ये पंक्ति है पंत की। जीवन का लेकर नौ विचार, ये पंक्तियां हैं प्रसाद की कामायनी से। सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। और सुनता बसंत में उपवन में कलि कुंजित पिक, ये पंक्तियां हैं निराला जी की। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? इस प्रश्न पर स्टार लगा है, इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कुछ विवादित रहा होगा ये प्रश्न। उपर्युक्त कथन त्रुटिपूर्ण
होने के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जबकि उपर्युक्त प्रश्न में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कथन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है या किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आपको बताना है कि ये किसका कथन है। छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने कहा था कि छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है या कथन किसका है? आपको बताना है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यहाँ पे प्रमुख छायावादी कवि और कवित्रियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा और तारा पांडे का नाम आता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक साहित्य पर प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। प्रतीकवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रतीकवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने कहा कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, में कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आपको बताना है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली को, जो कि 1916 की रचना है, के साथ इस युग के प्रवर्तक निराला को मानते हैं। छायावाद का काल 1918 से 1936 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की रचना झरना
जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है, से इस युग की शुरुआत मानते हैं। चूँकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झरना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 और छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1936। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन से हैं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। इनके भाव, भाषा, शैली आदि पर रीतिकालीन काव्यबोध की स्पष्ट छाप है। प्रेम पथिक में रीतिकालीन काव्यबोध देखा जा सकता है। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया या श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है 4 कवियों के नाम जो छायावादी कविता के स्तंभ हैं, जिनमें नाम है पंत का, प्रसाद का, निराला का, महादेवी का। तो इसमें सबसे पहले जो समय है कवियों का कालक्रम है, सबसे पहले जन्म हुआ था प्रसाद जी का, फिर निराला का, फिर पंत का और फिर महादेवी का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में पंत की मृत्यु 1970 ईस्वी को दी गई है। प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं चिदम्बरा, जो कि पंत की है, और पंत की चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं पंत जी। प्रसाद की जो रचना है प्रमुख, वो है कामायनी। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचना है यामा और राम कुमार वर्मा की रचना है चित्तौड़ की चिता। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य छायावाद से संबंधित 1916 ईस्वी के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता नाम दिया। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, आपको बताना इनमें से कौन सी। ऑप्शन है विशेषण विपर्य,
स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान या इतिवृत्तात्मकता। इसमें से कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं छायावाद की? तो चौथा जो कि द्विवेदी युग की है, ऑप्शन 4 इतिवृत्तात्मकता, ये छायावाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि 4 नंबर कौन कौन से ऑप्शन में हैं। तो सी में भी है, बी में भी है और डी में है। तो ये तीनों आप एक तरफ से इसको कट कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन ए। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वो कौन सी है? निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन या इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें से इतिवृत्तात्मकता छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, ऑप्शन डी। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छायावाद की विशेषता है चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, ऑप्शन ए। छायावादी युग प्रधानता मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा को संवारने, उसमें व्रजभाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समश्रेय इस युग को दिया गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन है विदग्धता का या अभिव्यंजना का या चारुता का या चमत्कार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है, वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। प्रसाद से हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छायावाद।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को 2-2 प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। नई काव्यधारा के भी 3 उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण में तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद या जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जायसी छायावादी कवि नहीं है, ये भक्तिकालीन प्रेम मार्गी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद इत्यादि छायावादी कवि हैं, जबकि जायसी भक्तिकाल के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन डी, शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना लहर से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य प्रकृति में प्रकृति की मनोरम मनुहारी छटा को छायावादी काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। कामायनी में कुल मिला के 15 सर्ग हैं और ये खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? ऑप्शन है वेदांत, चारवाक, अरविंद या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? राम, रतन सेन, कृष्ण या मनु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित करिए। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन कौन है? या कृत्य अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है, या नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृत्य में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, या शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी असत्य है। बाकी तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 सर्ग। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ऑप्शन है कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईड़ा। ईड़ा कामायनी का 9वां सर्ग है। और साकेत का 9वां सर्ग कौन सा था? तो वो था उर्मिला से संबंधित। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका 9वां सर्ग ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कामायनी से जुड़े हुए हैं, इसे छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसमें छंद है टांटक, और इसे मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। ध्यान दीजिएगा, छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों के जो नाम हैं वो नीचे दिए हुए हैं। पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। चिंता से शुरू होकर ये आनंद की प्राप्ति इस ग्रंथ में होती है। पहला जो सर्ग है वो चिंता है, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं कामायनी के। अगला प्रश्न है कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न या कर्म। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले कर्म, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न। कामायनी के 15 सर्गों में बद्ध महाकाव्य है। कामायनी 15 सर्गों में बद्ध महाकाव्य है और इस महाकाव्य के सर्ग क्रमशः हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। असत्य कथन को चिन्हित करिए। ऑप्शन ए है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है और अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है और यहाँ पे दिया हुआ है कि संकलित नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? अभी ऊपर मैंने बताया है आपको। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।